हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज ट्वेल्थ में स्टैटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1 इंडेक्स नंबर के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यूनिट 1 यानी कि इंडेक्स नंबर, जिसे हम सूचकांक अथवा निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं। सूचकांक अथवा निर्देशांक क्या होता है वो समझने से पहले कुछ परिभाषाओं को हम समझेंगे और जानेंगे। तो विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो मूल्य कभी भी फिक्स नहीं होता। वो मूल्य कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, यानी कि वेरिएबल से चेंज होता रहता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ का जो उत्पादन है, फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर जो उत्पादन होता है वो उत्पादन भी घटता बढ़ता रहता है। जब मांग बढ़ जाएगी मार्केट में तो उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। जब मांग ही नहीं रहेगी, जब मार्केट में वो वस्तु नहीं बिक रही है या कम बिक रही है तो उत्पादन घट जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इसी तरह से वस्तु की मांग भी अलग अलग समय के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिन त्योहारों में किन्हीं किन्हीं वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, ठीक है, तो उत्पादन भी बढ़ जाता है। जैसे कि दिवाली के समय की बात करें तो दिवाली में जो सीरीज़ लाइट्स होती हैं, है ना, वो सीरीज़ लाइट्स की मांग बढ़ जाती है क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने ऑफिसेस के अंदर उसे डेकोरेट करने के लिए ख़रीदते हैं। तो उस समय उस सीरीज़ लाइट की मांग बढ़ जाती है, जबकि बाकी सीज़न के अंदर उसकी मांग एक स्टेबल रहती है, घटी रहती है, बढ़ती नहीं है। इसी प्रकार से जितनी मांग होगी उसी आधार पर वस्तु की पूर्ति भी होती है। मीन्स फैक्ट्री या कारखाना उसे बना करके और कस्टमर तक पहुंचाता है, तो वो भी जब मांग घटेगी और बढ़ेगी तो पूर्ति पर असर होगा ही होगा। वस्तु उतने मात्रा में वहाँ पे आ नहीं पाएगी। मांग बढ़ेगी तो जल्दी से कस्टमर के पास पहुंचाया जाएगा, तो उस वस्तु की पूर्ति भी कम या ज़्यादा होती रहती है। मात्रा, किसी वस्तु की जो क्वांटिटी है वो भी घटती बढ़ती रहती है और उसके उपयोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। और कई बार ये मेंबर्स पर डिपेंड करता है, घर के मेंबर्स पर, कि घर के मेंबर्स ज़्यादा हैं तो वस्तु की मांग ज़्यादा भी हो जाएगी और अगर कम है तो कम हो जाएगी। जैसे खाने पीने की वस्तुओं की बात करूं, अगर जैसे कि साबुन है अथवा तो मान लेते हैं एक सिंपल आटा की बात करें, तो अगर घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आटा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और अगर कम मेंबर्स हैं तो कम मात्रा में चाहिए। तो वस्तु की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है, वो डिपेंड करता है मेंबर्स ऑफ फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो आपने इन सब में ये सभी देखा कि जो वस्तु का मूल्य है या उत्पादन है, मांग है, पूर्ति है या मात्रा है, ये सभी घटता बढ़ता रहता है, कभी स्टेबल नहीं रहता, फ्लेक्सिबल रहता है ना, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो बस वही कि जिस चीज़ की मात्रा, मूल्य, उत्पादन या मांग या पूर्ति कभी स्टेबल ना हो, बदलती रहती हो, उसे हम कहते हैं चल राशि, या खाली चल बोलोगे तो भी चलेगा, चल राशि अथवा चल कहते हैं। अब जो चल राशि है, उस चल राशि के मूल्य में दो अलग अलग समय में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसकी तुलना हम दो अलग अलग विधियों से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला विधि है निरपेक्ष माप। निरपेक्ष माप को अंतर की विधि भी कहते हैं। और दूसरा है सापेक्ष माप, यानी कि अनुपात की विधि। जैसे कि किसी एक पेन का जो मूल्य है वो सन 2019 में 2 रुपया था और सन 2020 में उसी पेन का मूल्य बढ़कर 3 रुपया हो गया। तो हम तुलना कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल तरीके से कि जब 2019 था तब पेन का मूल्य 2 रुपया था और सन 2020 में उसी पेन का मूल्य 3 रुपया हो गया, तो कितना उस पेन के मूल्य में वृद्धि हुई? तो 3 - 2 मीन्स अंतर हम ज्ञात कर रहे हैं, कितना अंतर आया पेन के मूल्य में। तो जो आज का मूल्य है वो 3 रुपया है, माइनस जो पहले का मूल्य है वो 2 रुपीज़ है। तो 3 - 2 = आ गया 1 रुपीज़। तो जो अंतर हमने ज्ञात किया, यानी माइनस कर दिया, उसे कहते हैं निरपेक्ष माप, उसे कहते हैं निरपेक्ष माप। तो हम तुलना निरपेक्ष माप से कर सकते हैं, यानी अंतर प्राप्त करके ज्ञात कर सकते हैं, माइनस करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
उसी प्रकार दूसरी विधि है सापेक्ष माप यानी कि अनुपात की विधि। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो आज का जो मूल्य है उसमें पहले के मूल्य का भाग दे देंगे, यानी कि 3 रुपीज़ जो है वो आज का मूल्य है, डिवाइड बाय पहले का मूल्य 2019 में उस पेन का मूल्य 2 रुपया है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि उसी पेन का जो मूल्य था वो 2019 में 2 रुपया और 2020 में 3 रुपया था, तब निरपेक्ष माप क्या आया था? 1 आया था, 1 रुपीज़ आया था। और उसका सापेक्ष माप यानी कि अनुपात निकालने पर आया था 1.5 रुपीज़। तो इस तरह से दोनों कीमतें अलग अलग है, दोनों माप अलग अलग है। तो निरपेक्ष माप अलग है, वो अंतर का माप है, वो माइनस खाली करने से प्राप्त हो जाएगा, जो एक साधारण विधि है। जबकि सापेक्ष माप अनुपात की विधि है, जो आज के मूल्य में यानी प्रवर्तमान मूल्य में जो पहले का मूल्य है, मतलब जो पहले वस्तु का मूल्य जो तुलना कर रहे हैं पिछले वर्षों में या अचल या तो आधार वर्ष में, तो उसके मूल्यों से भाग देने पर प्राप्त हो रहा है, तो ये कहलाएगा सापेक्ष माप। ठीक है, तो सापेक्ष माप परिभाषा के रूप में समझते हैं कि किसी चल राशि के दो भिन्न समय के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, यहाँ परिवर्तन का अनुपात निकालना है, तो उस अनुपात को कहते हैं सापेक्ष परिवर्तन। जैसे कि किसी एक चल राशि यानी पेन का मूल्य जो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसे कहते हैं चल राशि। तो उस चल राशि के दो अलग अलग समय में 2019 और 2020 में जो उसका मूल्य है, तो 2019 में उसका मूल्य 2 रुपया है और 2020 में उसका मूल्य 3 रुपये है, तो उन दोनों के अनुपात को निकालते हैं। और अनुपात भी कैसा निकालना है? तो अभी प्रवर्तमान समय का मूल्य बटे में उसके डिवाइड में जो पहले वर्ष का, मतलब कि जो अचल आधार है यानी कि आधार वर्ष है, उसका मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो उसका डिवाइड करने पे आ जा रहा है 1.5। तो ये जो 1.5 है इसी को हम कहते हैं सापेक्ष माप अथवा अनुपात, सापेक्ष माप अथवा अनुपात। ठीक है, जैसे मैंने समझाया आपको पहले, यहाँ पे एक अलग से एग्जाम्पल लिया है कि एक पेंसिल का 2019 में मूल्य था 1 रुपये और 2020 में 2 रुपये थे। तो सापेक्ष परिवर्तन निकाला मैंने 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि प्रवर्तमान मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य, तो 2 डिवाइड बाई 1 मतलब 2 रुपीज़ कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इसी तरह से एक नोटबुक का एग्जाम्पल लिया गया है कि 2019 में एक नोटबुक का मूल्य 10 रुपये था और 2020 में उसी नोटबुक का मूल्य 15 रुपये था। तो सापेक्ष परिवर्तन कितना होगा? तो आज का नोटबुक का मूल्य यानी कि 15 बटे में जिस वर्ष के साथ हम तुलना कर रहे हैं उस वर्ष में उस नोटबुक का मूल्य यानी 10 रुपीज़, तो आ जाएगा 1.5। तो 1.5 का आएगा सापेक्ष परिवर्तन। आपको अगर अंतर निकालना होगा तो 5 रुपीज़ आएगा, लेकिन सापेक्ष परिवर्तन या सापेक्ष माप निकालना हो तो आ रहा है 1.5। तो ये डिफरेंस है सापेक्ष और निरपेक्ष में। अब बस सापेक्ष के जो परिवर्तन आया उस सापेक्ष परिवर्तन में ही हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका प्रतिशत निकाल देंगे, परसेंटेज फाइंड कर देंगे, तो उसी को कहते हैं सूचकांक। तो परिभाषा के रूप में कि किसी वस्तु के दो भिन्न समय के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के प्रतिशत, और परिवर्तन कैसा होना चाहिए? सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, तो सापेक्ष परिवर्तन के प्रतिशत को दर्शाने वाले या प्रदर्शित करने वाले माप को सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर का उदाहरण लिया कि एक नोटबुक का सन 2019 में मूल्य कितना था? 10 रुपीज़ था, और 2020 में 2020 में उसी नोटबुक का मूल्य हो गया है 15 रुपीज़। तो सापेक्ष परिवर्तन कितना आया? 15 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1.5 रुपीज़ आया। अब इसी 1.5 रुपीज़ में 100 का 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इंडेक्स यानी कि सूचकांक, यानी सापेक्ष परिवर्तन का प्रतिशत, जो सापेक्ष बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसी का परसेंटेज फाइंड कर देंगे। परसेंटेज फाइंड करना मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो भी माप आएगा सापेक्ष उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15 डिवाइड बाय, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो बटे में 10 ले लिया और इंटू 100 है ही, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। तो 150 कहलाएगा वस्तु का सूचकांक, जो पेन है उसका सूचकांक कहलाएगा। और इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 100 से कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है, यानी कि दो अलग अलग वर्षों में 2019 और 20 में 50% के मूल्य में वृद्धि हुई है, यानी उस पेन के मूल्य में या नोटबुक के मूल्य में 50% वृद्धि हुई है। अब आगे पद है आधार वर्ष। तो आधार वर्ष क्या है उसके बारे में देखते हैं।
तो आपने देखा कि हम 2019 और 2020 में किसी एक पेन के अलग अलग मूल्य थे और उन मूल्यों की हम तुलना कर रहे थे। तो यहाँ पर 2019 और 20 में 2019 पहले आया था वो वर्ष और 2020 बाद में आया है, और हम जब तुलना कर रहे हैं तो जो पिछला वर्ष है वो कहलाएगा आधार वर्ष और बाद का वर्ष कहलाएगा चालू वर्ष या प्रवर्तमान वर्ष, करेंट ईयर्स कहलाएगा। तो जब हम किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को किसी भूतकाल के किसी एक फिक्स ईयर के साथ, किसी एक निश्चित वर्ष के साथ उसी वस्तु के मूल्यों की तुलना करते हैं, तब जो पहले वाला वर्ष है मतलब भूतकाल का जो फिक्स ईयर है उसी ईयर को हम कहते हैं बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष कहते हैं। ठीक है, और जिस वर्ष के साथ हम तुलना करते हैं यानी वस्तु के जिस वर्ष के मूल्य को उस वस्तु के आधार वर्ष के मूल्य के साथ तुलना की जाती है उस वर्ष को चालू वर्ष या करंट ईयर अथवा तो प्रवर्तमान वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2019 और 20 में 2020 क्या है, चालू वर्ष है, और 2019 आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मात्रा और मूल्य के बारे में। देखो, मात्रा को हम कहते हैं क्वांटिटी, जबकि मूल्य को कहते हैं प्राइस। तो मात्रा को क्वांटिटी जब कहते हैं तो जो पहला जो ये क्वांटिटी शब्द है उसका जो पहला अक्षर है वो है Q, तो हम हमेशा मात्रा को Q संकेत से दर्शाएंगे। और मूल्य को कहते हैं प्राइस, तो प्राइस शब्द का पहला अक्षर है P, तो मूल्य को P संकेत से दर्शाएंगे। अब आधार वर्ष का अगर मूल्य होगा तो हम उसे P0 कहेंगे, आधार वर्ष का मूल्य होगा तो P0, और अगर चालू वर्ष का मूल्य होगा तो उसे P1 कहेंगे। ऐसे ही अगर आधार वर्ष की मात्रा होगी तो उसे Q0 कहेंगे, और चालू वर्ष की मात्रा होगी तो उसे Q1 कहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर P0, Q0, P1 और Q1 यानी कि प्राइस आधार वर्ष का, Q0 मीन्स आधार वर्ष की मात्रा, P1 यानी कि चालू वर्ष का मूल्य, और Q1 मीन्स चालू वर्ष की मात्रा। ओके, जैसे कि एक सामान्य घर की बात करूं, एक घर के अंदर जैसे गेहूं की बात करें अथवा चावल की बात करें, तो जब मेंबर्स कम थे तो कम मात्रा में चावल का उपयोग होता था। मेंबर्स बढ़े, मान लेते हैं कि पिछले 10 सालों में 2 बच्चों का जन्म हुआ, वो बड़े होते चले गए। ठीक है, तो वो खाएंगे, वो यूज करें, कंज्यूम करेंगे फूड का, तो कंज्यूम करेंगे तो जो यूज पहले होता था जितनी मात्रा में, मान लेते कि 10 किलोग्राम यूज होता था महीने में, तो अब वो बढ़ करके 15 किलोग्राम या 18 किलोग्राम हो गया। तो मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है और समय अनुसार वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसलिए पहले जो था आधार वर्ष में मूल्य अलग था तो P0, और आज प्रवर्तमान में चालू वर्ष में मूल्य अलग है तो उसे P1 कहेंगे। ऐसे ही मात्रा को Q0 और Q1 के नाम से जानेंगे। तो सूचकांक था, सूचकांक का जो परिभाषा था कि जो चालू वर्ष का मूल्य है वो बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणा 100 था, तो बस उस संकेत में दर्शाएंगे उसे। सूचकांक को I के इंडेक्स कहते हैं, तो उसका पहला अक्षर है I, तो I बराबर P1 बटे P0 इंटू 100 यानी P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये एक संकेत में उसका सूत्र हो जाएगा सूचकांक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूचकांक को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक अचल आधार की विधि फिक्स्ड बेस मेथड, और सेकंड है परंपरित आधार की विधि चेन बेस मेथड। दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन वो दोनों विधियों के अंदर खास अंतर इतना ही है कि जब हम अचल आधार की विधि से ज्ञात कर रहे होते हैं तो हम सभी के जिस वर्ष का हमें सूचकांक ज्ञात करना होता है उस वर्ष का मूल्य ऊपर रहेगा उस वस्तु का मूल्य, और डिवाइड के अंदर हमेशा आधार वर्ष का ही मूल्य लेंगे, और आधार वर्ष क्वेश्चन में दिया गया होता है वो हमेशा वही आधार वर्ष रहेगा। जबकि परंपरित जब आधार की विधि का उपयोग करेंगे तो जिस वर्ष का सूचकांक ज्ञात करेंगे उस वर्ष का मूल्य डिवाइड के ऊपर यानी कि न्यूमरेटर के रूप में रहेगा, जबकि डिवाइड के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर पिछले वर्ष का मूल्य रहेगा, गत वर्ष का मूल्य रहेगा। ठीक है, पिछले वर्ष का मूल्य रहेगा। तो ये इस विधियों के बारे में है। अब इन विधियों के बारे में आगे सम्स अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।